जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10 की साइंस का 2023 सेट नंबर 3 EL है। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट किए हैं, सेट फर्स्ट और सेट सेकंड। आज हम सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसमें उपखंड बा ही कंप्लीट करेंगे। तो देखिए भाई, पहला उपखंड बा में पहला क्वेश्चन दिया गया है जो 8 नंबर से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया भैया, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस प्रकार अपक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अपक्रिया का, विस्थापन अपक्रिया का, द्विविस्थापन अपक्रिया का, वियोजन अपक्रिया का। आपको बताना है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में जला दें C+O2, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें तो बन के तैयार होता है CO2। क्या बन के तैयार होता है? CO2। तो यह किस अपक्रिया का उदाहरण है? अपक्रिया पहली दी गई है। पहला ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया। कैसे अपक्रिया? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया भैया वियोजन विस्थापन अपक्रिया। बी नंबर अपक्रिया दी गई है विस्थापन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया दी गई है? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। और तीसरी नंबर रिएक्शन दी गई, तीसरा पॉइंट दिया गया है द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। C+O2 बन रहा है CO2। और ऑप्शन दिए गए 4, संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। अब एक एक पहले अपक्रिया की बात करते हैं। अगर संयोजन अपक्रिया आएगी तो संयोजन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अपकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार की अपक्रिया का नाम होता है संयोजन अपक्रिया। जैसे अगर इसकी बात करें तो जैसे हमने पास क्या है भैया, H2+O2, 2 अभिकारक हैं, जुड़ के उत्पाद कितना बना रहे हैं? 2 उत्पाद। एक उत्पाद बना रहा है H2। क्या बना रहा है? H2। तो ये जो अपक्रिया होगी वो अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया की बात करें तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन या लवण से क्या कर देते हैं? उसको विस्थापित कर देते हैं। तो वो अपक्रिया जो होती है वो कहलाती है विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर क्या होता है, Fe कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। Fe क्या करता है? CuSO4 से रिएक्शन बना लेता है FeSO4 और प्लस का भैया बना लेता है Cu। तो इस अपक्रिया का नाम होता है विस्थापन अपक्रिया। क्या नाम दिया जाता है? विस्थापन अपक्रिया। फिर द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐसे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिक क्या करते हैं? अपने आयनों का विनिमय कर लेती हैं। तो वो अपक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे ये है BaCl2। क्या है? BaCl2 प्लस का H2SO4। ये रिएक्शन होगी, बन जाएगा भैया क्या? BaSO4 प्लस का बन जाएगा क्या? 2HCl। ये हो जाएगी द्विविस्थापन अपक्रिया। और वियोजन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें एकल अपकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया का नाम होता है वियोजन अपक्रिया। जैसे CaCO3, ये क्या है भैया? CaCO3। इसको जब गर्म करोगे तो ये टूटेगा CO प्लस का CO2 में। किस में टूट जाएगा? CO प्लस का CO2। तो ये हो जाएगी वियोजन अपक्रिया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्बन को जब वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर कितने अभिकारक हैं? 2 अभिकारक हैं। उत्पाद कितना बन रहा है भैया? एक उत्पाद बन रहा है। तो ये किस रिएक्शन में होता है? जब 2 अभिकारक मिले, 2 या 2 से अधिक अपकारक मिले, एकल उत्पाद का निर्माण हो तो वो अपक्रिया जो होती है वो कहलाती है संयोजन अपक्रिया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, संयोजन अपक्रिया। दूसरा है जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती? अगर जिंक चूड़, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है जिंक चूड़ Zn है, इस पर आप H2SO4 डालोगे। क्या डालोगे भैया? H2SO4। तो कौन सी गैस निकलेगी? तो Zn की H2SO4 से क्रिया करवाओगे तो बनेगा ZnSO4 और प्लस का भैया कौन सी गैस निकलेगी? H2। कौन सी गैस निकलती? H2। ऑप्शन पहला दिया गया है H2
क्या दिया गया है, H2 दिया गया है। ऑप्शन बी नंबर दिया गया है O2। ऑप्शन सी दिया गया है Cl2। ऑप्शन डी दिया गया है CO2। क्या दिया गया है, CO2। तो आप बताइए, जब Zn जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हो तो क्या बनके तैयार होता है, ZnSO4 बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है, समान ताप क्रम तथा दाब पर द्रव के रूप में पाई जाने वाली आधात, एक ऐसी आधात का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में आधात का नाम बताना है। क्या बताना भैया, आधात का नाम बताना है जो ऐसी आधात का नाम बताना है जो क्या हो, द्रव अवस्था में है। ऑप्शन ए है क्लोरीन। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, क्लोरीन। क्लोरीन। ऑप्शन बी दिया गया है ब्रोमीन। क्या दिया गया है, ब्रोमीन। ऑप्शन बी क्या है, ब्रोमीन। ऑप्शन सी जो दिया गया है वो दिया गया है फ्लोरीन। क्या दिया गया है, फ्लोरीन। ऑप्शन डी जो दिया गया है वो आयोडीन। क्या दिया गया है, आयोडीन। आयोडीन। तो आपको बताना है उस आधात का नाम बताना है जो क्या है भैया, द्रव अवस्था में, ठीक। तो वो आधात का नाम क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी आधात है जो क्या पाई जाती है भैया, द्रव अवस्था में पाई जाती। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमरे के ताप पर द्रव धातु का नाम बताना है। कमरे के ताप पर क्या बताना है, द्रव धातु का नाम बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया भैया, यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोपेन में क्रियात्मक समूह। आपको बताना है प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह बताना है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह क्या बताना भैया, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह बताना कि प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होगा, क्रियात्मक समूह। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, वो दिया गया है OH, ऑल दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है C डबल बॉन्ड OH। तीसरा ऑप्शन दिया गया है C डबल बॉन्ड O। चौथा ऑप्शन दिया गया है CHO। क्या दिया गया है, CHO। ये 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह वह समूह होता है जो किसी भी यौगिक में उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। वह ग्रुप या वह समूह जो किसी भी यौगिक में उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी हो वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह। अब प्रोपेनोन की अगर बात करते हैं तो प्रोपेनोन बना भैया कैसे है, प्रोपेन प्लस का ओन से बना होगा। किससे बना होगा, ओन से। अगर ओन की बात करते हैं तो कीटोन समूह आता है। कौन सा समूह आता है, कीटोन समूह आता है। कौन सा समूह आ जाएगा, कीटोन समूह। अगर कीटोन समूह आ रहा है तो इसके लिए हम ग्रुप ऐड करेंगे C डबल बॉन्ड O। क्या ऐड करेंगे, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। लेकिन ऑल OH लिखा तो OH एल्कोहलिक समूह होता है। कौन सा समूह होता है भैया, एल्कोहलिक समूह होता। एल्कोहलिक समूह का IUPAC नाम करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, लास्ट में ऑल जोड़ते हैं। फिर COOH की बात करें तो COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। कौन सा समूह बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह का IUPAC नाम करते समय हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। क्या जोड़ देते हैं, ओइक अम्ल। इसके बाद इसके लिए तो हम कीटोन ओन जोड़ते हैं, कीटोन समूह है। CHO के लिए ये एल्डिहाइड समूह है भैया। कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह। और एल्डिहाइड समूह का IUPAC नामकरण करते समय हम क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर कौन सा होगा, 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको कॉलम A से कॉलम B को मैच करना है भैया। 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कॉलम A में दिए गए यौगिक को सुमेलन कॉलम B में दिए गए उनके उदाहरण सी कीजिए। कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है। तो कॉलम A में दिया गया है एल्डिहाइड, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक, हेलोएल्किन। अब इनके उदाहरण दिए गए हैं, इस साइड में आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड समूह अगर लगा होगा तो इसके लिए भैया CHO समूह होगा। क्या होगा, CHO समूह। और CHO समूह लिखा होगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार CHO समूह लगा होगा।
तो ये समूह जहाँ पर नज़र आ जाएगा वो एक कौन सा यौगिक होगा, एल्डिहाइड का यौगिक होगा। अगर एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच भैया ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच जहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा वो यौगिक किसका कहलाएगा, एल्काइन का कहलाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, COOH होगा। इसके लिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा होगा, OH। तो ये ऐसी संरचना अगर नज़र आएगी तो वो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की होगी। हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन का फार्मूला भी RX होता है। क्या होता है, RX। X के जगह पे Cl Br ऐसे जुड़ा होगा और R के जगह पे C2H5 CH3 ये कंपाउंड जुड़े होंगे। X के जगह मान लो R के जगह पे R Cl जुड़ा हो सकता है या R Br जुड़ा हो सकता है या R F जुड़ा हो सकता है या R I जुड़ा हो सकता है। अगर ऐसे जुड़े हुए यौगिक होंगे तो वो किसकी संरचना कहलाएगी, हेलो एल्केन की संरचना कहलाएगी। तो अब ढूंढते हैं भैया एल्डिहाइड, CHO समूह जुड़ा हो, मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्या होना चाहिए, एक के साथ हाइड्रोजन। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, CHO बी ऑप्शन पर मिल रहा है। तो ऑप्शन ए को कहाँ मैच कर रहे हैं भैया हम लोग, ए में, बी में। तो ऑप्शन ए जो मैच हो रहा है वो कहाँ पर मैच हो रहा है, बी में। फिर एल्काइन बी नंबर, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड डी ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन कहाँ जाएगा, मैच होके ऑप्शन नंबर डी में। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये ऑप्शन किस में है, ए में दिया गया है। तो सी नंबर कहाँ मैच हो रहा है, ए में मैच हो रहा है। फिर हेलो एल्केन डी जो बचा हुआ है वो कहाँ मैच होगा भैया, वो मैच होगा सी में। किस में मैच हो जाएगा, सी में। तो ऑप्शन जो डी है वो कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। तो ये आपके ऐसे मैच गुड मैच हो रहे हैं। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। ए नंबर कहाँ मैच हो रहा है, बी में, बी मैच हो रहा है डी में, सी मैच हो रहा है ए में और डी मैच हो रहा है सी में। तो ये ऑप्शन नंबर भी है इसमें सही हो जाएगा, डी। कौन सा सही होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसी कूट के, तो आपको उसमें से ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन उसमें कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन परमाणु की संयोजकता बतानी है। कितनी, क्या बतानी है, क्या दिया गया है, कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होगी, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो कार्बन परमाणु की आपको संयोजकता बतानी कितनी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 5 होगी। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता होगी वो भैया कितनी हो जाएगी, 4 होगी। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। यह थ्योरिकल क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन ये 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। उपखंड बा भी है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर का में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा में भी 2 क्वेश्चन है। तो आपको बताना है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने में पहली समीकरण को बैलेंस करना, दूसरी समीकरण को बैलेंस करना। पहली समीकरण है COH का होल टू एच प्लस का CO2 बनना है, CaOH का होल थ्राइस CaCO3 प्लस का H2 बनना है। तो CaOH का होल टू एच प्लस CO2 बैलेंस करेंगे। इधर कैल्शियम कितना है, 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है। कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या बराबर, हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी इधर 2 है। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन 2, 2 4 ऑक्सीजन है, 3 1 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर है। इसमें बचा कार्बन, कार्बन 1 है, कार्बन 1, तो कार्बन की संख्या भी बराबर। पहले वाली रासायनिक समीकरण में क्या है भाई, परमाणुओं की संख्या संतुलित है। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे में कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन भी इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करवा देंगे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन 1, परमाणुओं की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितने 2, तो यहाँ 2 को 4 बनाने के लिए हम गुणा किससे करवा देंगे, 2 से। तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन इस साइड में भी होगी। तो अब ये जो दोनों समीकरण हैं वो क्या है, संतुलित समीकरण है। इसी में खा नंबर क्वेश्चन है, खा नंबर अभिक्रिया Fe प्लस का CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CO में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम लिखिए। तो अभिकारक और उत्पाद के नाम लिखने, तो अभिकारक एरो से पहले या बाएं साइड में जो दिया जाएगा वो अभिकारक होंगे और दाएं साइड में जो दिया जाएगा वो उत्पाद होंगे। तो अभिकारक भैया क्या है, सब क्रिया में Fe अभिकारक है,
अभिकारक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भैया Fe, क्या है Fe अभिकारक है, और क्या है CuSO4, ये क्या है अभिकारक है। Fe का नाम क्या है भैया आयरन, क्या नाम है आयरन, और CuSO4 का नाम है कॉपर सल्फेट, क्या नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। फिर उत्पाद की बात करते हैं, उत्पाद क्या दिया गया है, तो उत्पाद दिया गया है FeSO4, क्या है FeSO4, और दिया गया है Cu, तो उत्पाद को बोलेंगे फेरस सल्फेट, क्या बोलेंगे फेरस सल्फेट, यह आएगा फेरस सल्फेट। और इसके बाद कॉपर, Cu का नाम क्या होगा कॉपर, तो ये अभिकारक और उत्पाद के क्या हो गए भैया नाम हो गए। अभिकारक आयरन Fe दिया गया है, तो Fe का नाम आयरन, CuSO4 दिया गया, CuSO4 को कॉपर सल्फेट, उत्पाद FeSO4 दिया गया, तो FeSO4 को फेरस सल्फेट, Cu दिया गया है तो Cu को कॉपर। इसी खा नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को एक उदाहरण दीजिए, केवल अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, क्या लिखना है ऊष्मीय वियोजन के बारे में लिखना भी, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन लिखा है। अपघटन और वियोजन का अर्थ एक ही होता है कि अपघटन का मतलब भी टूटना होता है, वियोजन का मतलब भी टूटना होता है। केवल रासायनिक समीकरण देना है, थ्योरी नहीं लिखना, लेकिन हम आपको थ्योरी बता रहे हैं भाई। ऊष्मीय अपघटन वे रासायनिक अपक्रिया होती है जिनको ऊष्मा के द्वारा अपघटित किया जाता है। अब जैसे इसमें लिखेंगे हम लोग, तो जैसे आ जाएगा भैया CO3, अगर आप इसे ऊष्मा दोगे, क्या दोगे ऊष्मा, तो ये टूटेगा किसमें CaO प्लस का टूट जाएगा CO2, तो इस अपक्रिया का नाम क्या हो जाता है ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर का में अविपेशी नाम लिखे, तो दो कंपाउंड दिए गए हैं, एक ये है भैया, सेकंड नंबर ये। पहला कंपाउंड दिया गया है C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसका अविपेशी नामकरण करेंगे, तो इसका अविपेशी नामकरण करते समय सबसे पहले अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाता है तो हम नंबरिंग करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला इस प्रकार चुनते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3। तो इसका अविपेशी नाम क्या आएगा भैया, कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रोप लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांध है, ट्रिपल बांध है, ट्रिपल बांध के लिए हम लोग आइन जोड़ते हैं, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपाइन फर्स्ट, क्या आ जाएगा प्रोपाइन फर्स्ट, या फिर इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं प्रोप फर्स्ट आइन। इस प्रकार भी इसका नाम क्या होता है लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई भी आप एक नाम लिख सकते हो, ठीक। अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम भैया इधर से 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन, तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन। और CHO समूह, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं होगा, ये CHO समूह लगा हुआ है भैया, ये भी नहीं होगा, CHO समूह जो लगा होगा, तो CHO समूह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई, CHO समूह के लिए लिखा जाएगा भैया अल, क्या लिखा जाएगा अल, तो इसका अविपेशी नाम आ जाएगा ब्यूटेनल, क्या आ जाएगा ब्यूटेनल। अगर इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, या दूसरा नाम लिखें तो ब्यूटेन फर्स्ट अल भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा रहने देते हैं हम लोग, इसका नाम ब्यूटेनल, क्या नाम आएगा ब्यूटेनल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, खा नंबर जो दिया गया वो आपके सेट से हट चुका है भाई, स्टार लगा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या बनता है भैया, सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम नाम दे देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बनता है तो वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध या कार्बन कार्बन के बीच क्या बन जाए, ट्रिपल बंध बन जाए, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम नाम दे देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दे दिया जाता है भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बने तो इसका नाम क्या हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
लिख लोगे भैया आप लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बने तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या ट्रिपल बंध बने तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दूसरा टिप्पणी लिखने के लिए भैया संक्षारण किसे कहते हैं। इससे पहले वाले भी सेट में संक्षारण के बारे में पूछा गया था। तब संक्षारण जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो क्या होती है, जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आए और धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाए, नष्ट होना शुरू हो जाए, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। अवक्षेपण अपक्रिया क्या लिखना है, तो अवक्षेपण अपक्रिया को हम द्विविस्थापन अपक्रिया के जैसा ट्रीट करते हैं, मतलब द्विविस्थापन अपक्रिया मान के चलते हैं। तो वे अपक्रियाएं जिनमें यौगिक अपने आयनों को क्या कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, तो उस प्रकार की अपक्रिया का नाम होता है अवक्षेपण अपक्रिया। जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखे हम लोग तो लिख सकते हैं BaCl2 प्लस का Na2SO4, इसे करेंगे तो ये बनके तैयार हो जाएगा भैया, क्या ये बनके कंप्लीट होगा BaSO4 और प्लस का 2NaCl। ये रिएक्शन किसकी हो जाएगी, अवक्षेपण अपक्रिया की। फिर अगर ये क्वेश्चन करना चाहो तो ये क्वेश्चन कर लो, नहीं तो इसके अथवा क्वेश्चन दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा दो उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ अपघटन कराओगे तो क्या बनकर तैयार होगा, जिप्सम। एक रिएक्शन वो लिखनी है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 12H2 और प्लस के जल के साथ क्रिया करवाओगे 3/2H2। 3/2H2 जब क्रिया करवाओगे बन जाएगा CaSO4 × 2H2। तो ये इसका गुण हो गया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अपघटन करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, जिप्सम का। ये गुण हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के। फिर उपयोग की अगर बात करते हैं, दो उपयोग लिखने हैं। तो एक टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा मूर्ति और खिलौनों के निर्माण में। फिर अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताना भाई। तो दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग बताने हैं आपको, या हाँ महत्व लिखिए। तो दंत क्षय में और पाचन तंत्र में या पौधों की वृद्धि में। तो ये हो जाते हैं पीएच के क्या होते हैं दैनिक जीवन में महत्व। तो